वैसे तो ये फोन सारी चीजें बहुत अच्छी करता है, एलीट परफॉर्मेंस, बीस्ट कैमरा, एक्सेलेंट डिजाइन और आपको लूटता भी अच्छा है। सो नो डाउट फोन तो अच्छा ही है, बस देखना ये है कि छोटी छोटी कमियां कहाँ पे आती है, क्योंकि इतने पैसे देने वाले हो तो आपका हक बनता है कि आप ये सारी कमियां जानो। तो वेलकम टू नॉट जस्ट अनदर 15 Pro Max रिव्यू। लेट्स स्टार्ट विद दिस डिजाइन। अब फोन का डिजाइन दिखने में तो टिपिकल आईफोन जैसा ही है और ये एक अच्छा डिजाइन है। एप्पल इसे लंबे टाइम से चला रहा है और सेम डिजाइन रखने से एक आइडेंटिटी भी क्रिएट होती है। गूगल और सैमसंग भी यही सेम चीज करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कंपनी अपने डिजाइन में हर साल छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स करती है और ओवर टाइम वो बड़ा फर्क लेके आ जाती है। और यही छोटी छोटी रिफाइनमेंट्स करते करते एप्पल ने डिजाइन में इस बार 4 चीजें इंप्रूव की हैं। नंबर 1, ये फोन 14 Pro Max से सिर्फ 19 ग्राम हल्का है, लेकिन इसकी इन हैंड फील उससे बहुत बेहतर है। और ऐसा आप तभी कर सकते हो जब आप वेट को इतने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करो कि वो वेट उतना लगे ही ना। एप्पल डिड द सेम एंड दे डिड अ ग्रेट जॉब। और पीछे की एजेस के माइनर कर्व्स भी इन हैंड फील को और बेटर करते हैं। नंबर 2, टाइटेनियम का फ्रेम तो दे दिया, लेकिन जो भी कलर आप चूज करोगे उसके हिसाब से थोड़ा देख लेना, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द कलर इस पे स्क्रैचेस आते हैं और इसकी बैक भी थोड़ी कमजोर है। क्योंकि पहले वाले आईफोन्स में बैक पैनल के साथ एक मेटल की शीट अटैच्ड होती थी, जिसकी वजह से उनका बैक पैनल तोड़ के ही रिमूव करना पड़ता है। लेकिन इसमें वो शीट फोन के साथ अटैच्ड है, इसलिए वो बैक पैनल आराम से निकल जाता है। यानी कि बैक पैनल के पास सपोर्ट नहीं है, इसलिए ये इतना फ्रेजाइल है। बैक इज रिपेयरेबल क्योंकि इसके पीछे शीट नहीं है। बैक इज नॉट ड्यूरेबल क्योंकि इसके पीछे शीट नहीं है। सो एप्पल हैज अचीव्ड रिपेयरेबिलिटी एट द प्राइस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। नंबर 3, एक्शन बटन। और इसके आप बहुत सारे यूजेस बना सकते हो। मोस्टली लोग इसे म्यूट स्विच की तरह यूज करेंगे, लेकिन मैंने इसको QR स्कैनर बना रखा है। तो जब भी पेमेंट करनी हो इसको प्रेस करके डायरेक्ट QR स्कैन करो और ऐप सिलेक्ट करके पे कर दो। या अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो उस टाइम पे टच तो काम करता नहीं है, तो उस टाइम आप इसे कैमरा के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट इसके साथ एक छोटी सी दिक्कत ये है कि जहां आपका राइट हैंड नेचुरली रेस्ट करता है ये उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको थोड़े हैंड जिम्नास्टिक्स करने पड़ते हैं। नंबर 4, USB-C। लोग बोल रहे हैं अपग्रेड है, मैं बोलूंगा ये दोनों अब सेम पेज पे आ गए हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हुआ। आप जो भी एक्सेसरी चाहो वो इस USB-C से पेयर कर सकते हो। आपको एंड्रॉइड वाली पूरी फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। कुछ लोगों को ये शिकायत थी कि प्रो मॉडल्स में USB 3 है और नॉन प्रो में USB 2 है। एक्चुअली इसका रीजन एप्पल का लालच नहीं, चिपसेट है, क्योंकि A16 Bionic USB 2 ही सपोर्ट करता है। अब ऑब्वियसली वो बेस मॉडल को A17 Pro तो नहीं देंगे, सो इट्स USB 2। नंबर 5, डिस्प्ले के बेजल्स। बट उससे पहले डिस्प्ले खुद कैसी है, कुछ पॉजिटिव्स हैं और एक छोटी सी कमी है। पहले अच्छी बातें करते हैं। देखो, आप एक प्रो आईफोन से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसकी डिस्प्ले बहुत ही अच्छी होगी, और ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा। कलर्स से आपको कोई शिकायत नहीं होगी। एप्पल का प्रो मोशन भी लाजवाब काम करता है और iOS के एनिमेशंस इसमें एक प्लस फैक्टर ऐड करते हैं। ब्राइटनेस भी बहुत है, आउटडोर इंडोर जहां मर्जी चले जाओ हर जगह मोर देन इनफ है। और इन बेजल्स की आप जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है। जब आपके पास अकेला ये फोन होगा तब आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आप इसके बगल में कोई भी दूसरा फोन रखोगे तो इसके बेजल्स आपको हमेशा अमेज ही करेंगे। बस एक चीज दिमाग में रखना, कोई भी आईफोन लेने से पहले स्क्रीन गार्ड जरूर ले लेना, क्योंकि सिरेमिक शील्ड टूटता नहीं है, लेकिन वो स्क्रैच इजीली हो जाता है। और इस डिस्प्ले की मैं आपको जो छोटी सी कमी बता रहा था वो है ये आइलैंड, और इसके साथ मेरा थोड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। देखो, पर्सनली आई लव इट और ये चीज फंक्शनल है। जैसे ब्लिंकिट से आप ऑर्डर करते हो या जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर की प्रोग्रेस आपको ऊपर ही दिखती है, तो ये चीज अच्छी है जब ये काम आता है। लेकिन जब ये काम नहीं आता तो ये ऊपर एक डिस्ट्रैक्शन लगने लगता है। लेकिन मेरे हिसाब से हमें आइलैंड को थोड़ा टाइम और देना चाहिए, क्योंकि अभी और एप्स आएंगी वो इसका फायदा उठाएंगी तो ये यूजफुल बनेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि इसके साथ मेरा थोड़ा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। अब परफॉर्मेंस की बात करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक आवर टुडे स्पॉन्सर वंडरशेयर एड्रोमैक्स। ये एक AI बेस्ड डायग्राम मेकिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें आप प्रोजेक्ट डायग्राम्स, UML डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और माइंड मैप्स वगैरह बना सकते हो और उन्हें AI की हेल्प से ब्यूटिफाई भी कर सकते हो। इसमें टोटल 15,000 प्लस टेम्पलेट्स और 20 मिलियन प्लस सिंबल्स अवेलेबल हैं और भी काफी सारे रिसोर्सेज हैं जिससे आप अपने आइडिया को विजुअल्स में चेंज कर सकते हो। प्रोजेक्ट्स को क्लाउड पे सेव करके अपनी टीम से इजीली कोलैबोरेट भी कर सकते हो और एड्रोमैक्स विंडोज, मैक, लिनक्स सभी के लिए अवेलेबल है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, there's a link in my description to try Adromax for free. Hope it will make your learning easy and fun. अब हम बात करते हैं मेन कैरेक्टर की, A17 Pro. It's nothing new कि एक फ्लैगशिप डिवाइस है, so everything you throw at it, it can handle flawlessly. और इस साल तो आप इसमें कंसोल लेवल के गेम्स भी खेल सकते हो। लेकिन जो लोग इस चीज को इतना ज्यादा हाइप कर रहे हैं उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब आप इस छोटे से फोन से इतनी परफॉर्मेंस निकालते हो
तो बैटरी आपका एक वीक पॉइंट बन जाती है। और जब आप ऐसे बड़े बड़े गेम्स खेलते हो तो इसकी बैटरी ब्रेकअप वाले आंसुओं की तरह बह जाएगी। और शुरू में लोगों को जो भी बग्स आए थे, ओवरहीटिंग एक्सेट्रा, अब 1-1.5 महीने बाद अपडेट से चीजें फिक्स हो गई हैं। मेरी यूनिट में तो पहले भी इश्यूज नहीं थे, लेकिन जिनके भी थे उनके अब ठीक हो गए। और परफॉर्मेंस को पीक करने के लिए मैंने इसमें गेंशिन इंपैक्ट 1 घंटे के लिए हाईएस्ट सेटिंग्स पे खेला 120 FPS पे। एंड आई विल नॉट लाई, बट उस 1 घंटे में कुछ जगह फ्रेम ड्रॉप्स हुए थे। अब देखो, मैं समझता हूँ कि एक परसेप्शन है कि आईफोन में तो गेम्स बहुत ही अच्छे चलते हैं, और ये परसेप्शन गलत नहीं है, सही है ये। लेकिन अगर हम लिमिट इतनी ज्यादा पुश करेंगे तो इसको भी हैंडल करने में दिक्कत आती है, क्योंकि गेंशिन इंपैक्ट मैक्सिमम सेटिंग्स पे 120 FPS पे मजाक बिल्कुल नहीं होता। और अगर आप हाईएस्ट से सिर्फ एक लेवल सेटिंग्स कम कर लो तो फिर आपको बिल्कुल कोई लैग नहीं मिलेगा, क्योंकि भले ही ये फोन गर्म होता है बट इट परफॉर्म्स कंसिस्टेंटली। और जो मैंने आपको कहा था कंसोल लेवल गेम्स में बैटरी वाली चीज, वो यहाँ भी दिखती है। उस 1 घंटे के गेमिंग सेशन में इसने 23% बैटरी लूज कर दी थी, जो कि थोड़ी सी ज्यादा है। तो आप खुद ही सोच लो कंसोल गेम्स में क्या होगा। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि 99% लोग जो इसे लेने का सोच रहे हैं वो A17 Pro की कैपेबिलिटीज को टच भी नहीं करेंगे। बट स्टिल, इफ यू नीड इट यू विल हैव इट। और एक चीज, इस बार एप्पल ने रैम को 8 GB कर दिया है। 14 Pro Max में 6 GB रैम थी। अब वैसे तो आईफोन्स की रैम मैनेजमेंट अच्छी होती है, लेकिन एक्स्ट्रा रैम होने से ये थोड़ी और बेटर ही होगी। लेकिन इस सब का फायदा क्या, जब एप्पल आपको मल्टीटास्किंग करने ही नहीं देता। अगर कोई फाइल अपलोड करने के लिए छोड़ी है और ऐप को मिनिमाइज कर दिया तो वो फाइल अपलोड ही नहीं होगी। तो इतनी पावर का फायदा ही क्या है जब मैं ऐसे सिंपल से काम के लिए इसे यूज ही नहीं कर सकता। एप्पल प्लीज हैव अ लुक इनटू दिस एंड लेट अस हैव अ लुक एट द बैटरी। अगर मैं गेम्स ना खेलूं तो 80% चार्ज लास्ट होल डे टू मी, क्योंकि मेरा यूसेज भी कुछ खास नहीं है, वो कम ही है। लेकिन अगर आप सारा दिन ही आंखें फोड़ते हो तो भी आप दिन के एंड पे 10-15% तो बचा ही लोगे। अब एप्पल में ढंग से स्क्रीन ऑन टाइम दिखाने का कोई तरीका नहीं है। बैटरी में जो दिखाता है वो एक मेस है। सो जस्ट काउंट ऑन मी। अगर गेम्स नहीं खेलते हो तो 8-8.5 घंटे, और अगर खेलते हो तो 7-7.5 घंटे का एसओटी आपको मिलेगा। बाकी कौन सा गेम है, क्या टास्क है, उस पे भी आपकी बैटरी ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। अब गेंशिन में बैटरी ज्यादा लगेगी और BGMI में कम लगेगी। बेटर समझने के लिए ये स्क्रीनशॉट देखो। मैंने बैटरी इससे एक दिन पहले 11:24 AM पे फुल चार्ज की थी, और स्क्रीनशॉट मैंने लिया है 1:20 PM पे। अगले दिन का 1:20 PM है ये। तो आप खुद देख लो, एक दिन में 1 घंटे की इंटेंस गेमिंग के बाद भी ये फोन 26 घंटे बाद 4% पे बचा हुआ है। अगर आपके लिए इतनी बैटरी भी इनफ नहीं है तो 1100 ले लो। और चार्जिंग के लिए अगर आप BBK वाले ग्रुप में से किसी भी चार्जर से चार्ज करोगे तो ये 7.5 वॉट से चार्ज होगा। बाकी जो भी PD चार्जर्स होते हैं, सैमसंग, मोटरोला, शाओमी, उनसे ये फास्ट चार्ज होता है। और इस फास्ट चार्जिंग की स्पीड से तो मेरी शिकायत है, क्योंकि 80% तक तो ये 55 मिनट्स में हो जाता है, लेकिन उसके बाद 80 से 100 होने में ये 40-45 मिनट्स और ले लेता है। यानी कि टोटल चार्जिंग टाइम अराउंड 1 घंटे 40 मिनट का है। हाँ ठीक है, एप्पल ज्यादा फास्ट नहीं करना मत करो, लेकिन 40-45 वॉट तक तो दे ही सकते हो। वैसे चलता पूरे दिन है, तो रात में चार्ज लगा के छोड़ दो एंड यू आर गुड टू गो। बट इट्स टाइम कि एप्पल इसे थोड़ा फास्ट करे। और इस चार्जिंग पोर्ट के बगल में ही इसके स्पीकर्स हैं, जो कि लाउड एंड क्लियर है। बट आई फील इज कि एप्पल प्रोडक्ट से जो भी साउंड आती है वो काफी फेमिलियर होती है। आप सुन के बता सकते हो कि ये आवाज एप्पल के किसी प्रोडक्ट से आ रही है, क्योंकि उनमें एक पंचीनेस होती है, आवाज थोड़ी सी दबी हुई होती है, बेस आपको ज्यादा फील होता है। अल्टीमेटली ये फोन बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, और कॉल के टाइम पे ईयरपीस की वॉल्यूम भी सफिशिएंट है, और कॉलिंग के टाइम पे आपको नेटवर्क भी चाहिए, और इसका नेटवर्क रिसेप्शन काफी अच्छा है। जैसे मेरे पास रिसेंटली जियो का नेटवर्क थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी ये ब्राउजिंग काफी अच्छी करवा देता है। बट इसकी वाईफाई कनेक्टिविटी अल्ट्रा के कंपैरिजन में थोड़ी कम है। जैसे अभी जहां मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वहां ये वाईफाई डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, जबकि अल्ट्रा में वाईफाई कनेक्टेड है, यानी कि रेंज थोड़ी सी कम है, स्पीड सेम है। और एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कॉलिंग के टाइम अगर आपके आसपास नॉइस है तो वॉइस आइसोलेशन बिल्कुल मैजिक की तरह काम करता है, क्योंकि ये नॉइस तो हटाता ही है, लेकिन आपकी आवाज में कोई चेंज नहीं आएगा। और ये चीज करना मुश्किल होता है, क्योंकि फिर वो ह्यूमन आवाज की जो रिचनेस होती है वो खत्म हो जाती है। बट समहाउ एप्पल डिड इट, और ये फीचर सिस्टम वाइड अवेलेबल है, तो ये हर कॉलिंग ऐप पे काम करता है। चलो अब इसके पीछे लगे इस गैस स्टोव की बात करते हैं। और इस सेक्शन में जो भी आप सुनोगे वो सारी बात मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं इसे 1 महीने पहले 23 अल्ट्रा से कंपेयर कर चुका हूँ, तो आई नो कि कहाँ ये शाइन करता है और कहाँ ये कमजोर पड़ता है। सेल्फी से शुरू करते हैं, और ये बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसा आपका चेहरा होगा,
कोई ब्यूटिफिकेशन फिल्टर कुछ नहीं है। जितने आपके फेस पे फ्लॉज हैं वो सब दिखेंगे और ये चॉइस फिर आपके टेस्ट के ऊपर आ जाएगी। शायद आपको रियलिज्म अच्छा लगता हो, लेकिन अगर आपको नहीं लगता तो इसकी सेल्फीज आपके लिए नहीं है। और एप्पल ने स्मार्ट HDR से डायनेमिक रेंज को बेटर कर दिया है, तो अब वो बैकग्राउंड जो है वो वॉश आउट नहीं होता और ये एक नई इंप्रूवमेंट हुई है। वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आईफोन हमेशा से ही अच्छा है और अभी भी कोई चीजें बदली नहीं है, वो अच्छा ही है। और इसका कलर कंट्रोल काबिल तारीफ है, क्योंकि हर सिचुएशन में सीन चेंज पे कलर को बैलेंस करना जेन्युइनली एक मुश्किल चीज होती है और एप्पल ने ये बहुत पहले अचीव कर ली थी। चाहे आप कलर्स देखो, चाहे आप डायनेमिक रेंज देखो, हर चीज ये फोन बहुत अच्छे से हैंडल करता है। और रात के टाइम लाइट कम होने के बाद भी वीडियोस में नॉइज नहीं होती, यानी कि ये नाइट वीडियोस को ब्राइट करने में फेल नहीं होता। वरना अगर आप रात की वीडियोस को ब्राइट करने की कोशिश करोगे तो उसमें नॉइज आ ही जाती है। और ये सारी थ्योरी फ्रंट और रियर कैमरास दोनों पे ही एप्लीकेबल है। आई होप सैमसंग 24 अल्ट्रा में इस चीज को कैच कर पाए। आगे अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी है। सबसे पहले एप्पल का 5x लेंस कमाल के पोर्ट्रेट्स लेता है, लेकिन इसके लिए आपको सब्जेक्ट से थोड़ा दूर जाना पड़ता है और हर बार ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो एक 3x का ऑप्शन एप्पल को देना चाहिए था, चाहे डिजिटल भी होता तो भी चल जाता। बाकी पोर्ट्रेट मोड की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड ब्लर से लेके सेपरेशन से लेके हर चीज ऑन पॉइंट रहती है। लेकिन इसके पास दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला, ये 24 मेगापिक्सल्स पे फोटो लेता है और एप्पल ने मेगापिक्सल को मैटर करवा दिया है। और दूसरा, अगर आप बिना पोर्ट्रेट मोड ऑन किए फोटो लोगे तो आप उस फोटो में पोर्ट्रेट इफेक्ट बाद में लगा सकते हो और ये कोई सॉफ्टवेयर ट्रिक नहीं है। एप्पल एक फोटो की डेप्थ इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है, इसलिए आप बाद में फोकस पॉइंट भी चेंज कर पा रहे हो। ऑल्दो आप ये चीज हर फोटो के साथ नहीं कर सकते। जिस भी फोटो के लिए व्यू फाइंडर में ये F दिखेगा, सिर्फ उसी फोटो के लिए ये चीज पॉसिबल है, चाहे वो फोटो नॉर्मल ह्यूमन की ही क्यों ना हो। अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। और ये 24 मेगापिक्सल वाली चीज लो लाइट फोटोज में भी अप्लाई होती है, क्योंकि एप्पल का नाइट मोड इतनी जल्दी किक इन होता नहीं है और जब तक वो नहीं होता तब तक 24 मेगापिक्सल से डिटेल ज्यादा आती है। और जब नाइट मोड किक इन होता भी है तो एप्पल अपने फोटोनिक इंजन को यूज करके आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे देता है। इन सारी चीजों की वजह से स्किन का कलर और टेक्सचर हमेशा ऑन पॉइंट रहता है। हाँ, लेकिन लेंस फ्लेयर की प्रॉब्लम वीडियोस और फोटोज में से अभी भी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुई है। और ये 24 मेगापिक्सल स्मार्ट HDR, इन सभी चीजों का फायदा आपको दिन में तो दिखता ही है। एप्पल की एक टेंडेंसी है कि वो एक फोटो को बिल्कुल वैसी दिखाता है जैसी वो सिचुएशन रियल लाइफ में थी। ना वो फोटो को नीला करता, ना वो उसे पीला करता। और यहाँ पर्सनल टेस्ट पे बात आती है, क्योंकि सैमसंग के पॉपी कलर्स भी बहुत लोगों को पसंद है और एप्पल के कलर्स भी बहुत लोगों को पसंद है। सो इट्स सब्जेक्टिव। और जैसी रीडिंग्स नॉर्मल कैमरा से है, वही सेम रीडिंग्स वाइड एंगल से भी है, बस ये 12 मेगापिक्सल की फोटो लेता है इंस्टेड ऑफ 24। वाइड एंगल में और नॉर्मल में कोई कलर शिफ्टिंग भी नहीं है। लेकिन एक छोटी सी चीज है जो मुझे एड्रेस करनी है। एप्पल ने 15 प्रो मैक्स के कैमरा से 14 प्रो मैक्स की तो आइडेंटिटी ही खत्म कर दी। ना उसमें स्मार्ट HDR का अपडेट आएगा, ना उसमें 24 मेगापिक्सल की फोटो ले सकते हो, तो उसके पास रह क्या गया। अब ये पॉइंट सही है, लेकिन एक तरफ लोग एप्पल से कहते हैं कि तुम हर साल सेम फोन निकालते हो और दूसरी तरफ जब कुछ नया आ जाता है तो कहते हैं तुमने पुराना खराब कर दिया। आखिर वो करे क्या? बस एक छोटी सी रियलाइजेशन थी तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी। और इससे ऑब्वियसली मैं एप्पल को डिफेंड ही तो कर रहा हूँ। पीपल हु नो मी नोज हाउ मच आई लव एप्पल। प्लीज अंडरस्टैंड द सार्काज्म, प्लीज। अब इसके UI यानी कि iOS की बात करते हैं। देखो, iOS नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो एप्पल को इसमें ऐड करनी चाहिए। एंड्रॉइड के साथ कंपैरिजन नहीं है, लेकिन कुछ बहुत ऐसी बेसिक चीजें हैं जो हर फोन में होनी ही चाहिए। जैसे कि एटलीस्ट इसमें एक क्लिपबोर्ड तो होना ही चाहिए। अगर आपको दो चीजें एक साथ कॉपी करनी है तो आप नहीं कर सकते। अगर आप एक नया आईफोन ले रहे हो तो iOS के कीबोर्ड को G बोर्ड से रिप्लेस कर लेना, क्योंकि एप्पल का डिफॉल्ट कीबोर्ड बुरा है। लेकिन अगर आपने G बोर्ड डिफॉल्ट कर भी दिया तो एप्पल कीबोर्ड का जब मन करता है वो आपके सामने आ जाता है। फिर आपको नीचे इस ग्लोब पे क्लिक करके वापस G बोर्ड को लेके आना पड़ता है। और जो iOS की होम स्क्रीन होती है, दिस इज यूजलेस, क्योंकि ये एप्स किसी ऑर्डर में तो होती नहीं है, ऐसे ही रैंडमली बिखरी पड़ी रहती हैं। तो मैं कभी भी कोई एप्स यहाँ से लॉन्च नहीं करता, हमेशा मैं स्पॉटलाइट सर्च का यूज करता हूँ। नोटिफिकेशन से रिप्लाई नहीं कर पाना इज ऑल्सो अ पेन। एंड कभी कभी तो इसमें नोटिफिकेशन आती भी नहीं है। जैसे मैंने व्हाट्सएप वेब चला रखा है तो वहां मुझे मैसेज आ जाएगा, लेकिन वो सेम मैसेज मुझे फोन पे आने में 5 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड में एप्स तो हमारे ढंग से चलती नहीं है। अब अगर मैं आपको मुद्दे की बात बताऊं तो अगर आप इसे लेने का सोच रहे हो
तो देखो आपको जरूरत तो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसके 80% फीचर्स भी एंजॉय करना चाहते हो तो यू शुड गो विद द बेस iPhone 15। इट विल डू द जॉब। बाकी 23 अल्ट्रा भी एक ऑप्शन है और इसका कैमरा इसके सामने कैसा है ये देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर लो। और अगर कुछ लोग यहाँ इसकी बुराई सुनने आए थे तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं किसी फोन को धक्के से गंदा नहीं दिखाता। जहाँ कमी थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी कमेंट सेक्शन आपका ही है, गाली देके एंगेजमेंट बढ़ाते रहें। धन्यवाद।